नमस्कार, मैं ओशीन आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल में हम आपसे शेयर करेंगे रियल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन थ्रू द आइज ऑफ रियल forensic science expert. All we know about forensics is only from movies, web series, and our knowledge is limited to DNA and fingerprints only. We will share you every basic detail of scene after crime and the challenges forensic expert face. For that, today we have a man of forensic science. छोटे से शहर भोपाल से इंटरनेशनल लेवल तक इंडियन फॉरेंसिक को रिप्रेजेंट करने का इनका ये करियर इज़ फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ये आज हर फॉरेंसिक स्टूडेंट की इंस्पिरेशन बने हैं। ही इज़ नॉन for his honesty in his job. He is Dr. Harsh Sharma. I welcome you, sir, on our YouTube channel. Thank you. Well, thank you for your time, sir. How are you doing? I'm fine, perfectly fine. Okay, sir. If we start by looking at your academic career, sir, you have done masters in forensic science. वो भी तब जब लोगों को forensic शब्द के बारे में भी नहीं पता था. You have done your diploma course from New Delhi and same certification courses. Despite this tremendous and shining academic career, sir, उतना ही शानदार आपका 38 years का work experience रहा है। A complete unknown को सर आप forensic science के बारे में कैसे explain करेंगे कि what is forensic science, what is about sir? हमारी ऑडियंस को आप पहले फॉरेंसिक्स से इंट्रोड्यूस करवाइए सर। एक्चुअली टू बिगिन विद द फॉरेंसिक्स जो मुझे फैसिनेशन हुआ इनिशियली आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम रेगुलर दिस योर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी देन आई हैड गॉन टू सागर इन समर वेकेशंस एंड somebody told me here in Saga University they are having a course of masters in forensic science. So I was fascinated like anything क्योंकि young age में I used to read this सत्य कथा and मनोहर कहानी एक्सेट्रा। तो ये लगा कि why should myself जो है वो एक पार्ट होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन का जिससे कि अपराधी को उसके किए की सज़ा मिले। कुछ मर्डर मिस्ट्रीज होती थी जो कई बार मैगजीन्स में आती थी तो वो एक फैसिनेशन तो था ही। और जब मुझे पता चला कि सागर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है तो एनी हाउ आई कुड get admission. Of course, my percentage in the BSc that was not good, but seeing to my fascination, then head of the Department of Forensic Science, Dr. D.P. Jatar, later he became the Vice Chancellor of Saga University. तो उन्होंने मुझे कंसिडर किया और मेरा फैसिनेशन देख के, पैशन देख के, I could get the admission forensic science. इनिशियली जो आपने बात कही कि फॉरेंसिक साइंस को लोग ठीक से नहीं जानते थे, प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे। एट टाइम्स दे वर सेइंग फोरेंसिक्स, फोरेंसिक समथिंग लाइक दैट। दिस फॉरेंसिक वर्ड हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फोरम से, जिसमें जैसे खाप पंचायत और इसमें कुछ भी जैसे फैसले लिए जाते थे, कोर्ट की तरफ नहीं जाते थे लोग, और एक ग्रुप जो है वो किसी भी किए गए गलत कार्य की सज़ा दिया करता था। ये वर्ड वहाँ से आया। साइंस इज़ यू नो, इन माय ओपिनियन साइंस इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस। पत्थर हवा में फेंकिए नीचे गिरता है, एक बार फेंकिए, 1000 बार फेंकिए, लाख बार फेंकिए। तो इस चीज़ से सब कोई वाकिफ है। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम को डूबता है, एवरीबडी नोज, चाहे वो स्कूल गया हो चाहे ना गया हो। जिसने साइंस पढ़ी है ही कैन ऑलवेज टेल यू कि द थिंग्स आर फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरा होता है पश्चिम, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम को डूबता है। जिसने विज्ञान पढ़ा है वो हमेशा कहेगा कि अर्थ रोटेट्स ऑन द एक्सिस। तो विज्ञान की वो सभी विधाएं जब न्याय के लिए उपयोगी होती हैं
जी। उसको हम विधि विज्ञान, न्यायालिक विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें तो एप्लीकेशन ऑफ वेरियस साइंसेस विच इज हेल्पफुल टू लॉ, दैट इज फॉरेंसिक साइंस. This includes established principles of the physics, chemistry, botany, zoology, medical science, etc., etc. Recently, in past few years, a subject of art that is also included in forensic science, that is forensic psychology. So you might have heard the name of polygraph, narcoanalysis, brain mapping. तो इस तरीके से I came in the department of this year forensic science in Saga University. Then I completed my masters. उस समय जॉब्स फॉरेंसिक को लेके बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि फॉरेंसिक को लोग जानते ही नहीं थे, फॉरेंसिक साइंस को. तो मेरे रिलेटिव्स, अंकल्स ये कहते थे कि तुमने ये क्या कर लिया है, इससे तुमको क्या होने वाला है, तो जॉब अब तो मिलेगा नहीं. फिर एनीवेज इस तरीके से मेरा फॉरेंसिक साइंस में जर्नी स्टार्ट हुई. इट्स रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी सर. आपकी स्टार्टिंग बड़ी ही फिल्मी रही है इसे लेके. एंड आई वांट टू टेल माय ऑडियंस कि यू हैव सॉल्व 4000 केसेस ऑफ रेप, मर्डर, सुसाइड, गैस एक्सप्लोजन, every kind of crime, and I want to congratulate you sir on this achievement, and I can understand how you make it happen. So it's another achievement you have solved rape cases in 38 hours with 100% efficiency. It's really inspiring sir. So we want to know this achievement mein you have faced how many kind of challenges sir? It wasn't easy because you have started 90s के time पे and we don't have that technology. How you make it happen, sir? Actually, one thing I would like to tell you that in my initial stage, after doing my MSc, I was not getting any job, as I told you earlier. Then, because I was not having any job, then I started my career from daily wages. That is at that time it was 12.5 रुपये रोज. तो 2 साल तकरीबन मैंने ऑयल फील्ड में काम किया. इन बिटवीन आई वाज सिलेक्टेड बाय द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब. तो इनिशियली व्हेन आई वाज गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो मुझे दिखता था कि मोस्टली द जजमेंट्स व्हिच वर मेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स, they were on the basis of the eyewitnesses. Because regarding forensic science कुछ ज़्यादा awareness नहीं थी. तो मैं देखता था कि कई बार थेफ्ट केस में भी वही आई विटनेस है, किसी दूसरे ब्रूटल क्राइम में भी वही आई विटनेस है. तो ये लगा कि ये प्रोफेशनल विटनेसेस हैं शायद, क्योंकि हमने देखा जब हम क्राइम सीन देखना शुरू किया जी, तो मोस्टली लोग उसमें यानी इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते. अगर किसी आईओ ने कहा कि भाई गवाह में दस्तखत कर दीजिए 4 लोग, तो लोग भाग जाते थे, क्योंकि नोबडी वांट्स टू हाँ एक तरीके से हाँ वो कि काय के लिए अननेसेसरी परेशानी में फंसें. और ये तभी होता है कि हमने अभी भी देखा है कि अगर कोई किसी का फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है तो डेफिनेटली दे विल कम फॉरवर्ड, बट अदरवाइज नो. तो वो एक समस्या थी. फिर यहाँ पर स्टेप इन किया फिजिकल एविडेंस ने. तो फिजिकल एविडेंस जो है वो दे आर कमिंग एट द सीन ऑफ क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ई. लोकार्ड, अ फ्रेंच साइंटिस्ट. व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्टैक्ट देयर इज अ ट्रेस. उदाहरण के लिए ये कप को मैं अगर पकड़ता हूँ तो इस कप के ऊपर जो डस्ट है वो मेरी उंगलियों में आ जाएगी और मेरे फिंगरप्रिंट्स इस कप के ऊपर आ जाएंगे. इन द सेम फैशन एक गाड़ी दूसरे से टकराती है, पहली गाड़ी का पेंट दूसरे पे, दूसरी का पहले पे. इन ऑल क्राइम्स दैट इंक्लूड्स रेप, मर्डर एंड ऑल, वी आर गेटिंग फिजिकल एविडेंसेस. एंड इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, तो
मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता था कि साइंस इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑर्गेनाइज कॉमन सेंस। तो फिजिकल एविडेंस को देखना, प्रॉपर फिजिकल एविडेंस, क्योंकि इफ़ यू से कि इस रूम में कितने फिजिकल एविडेंसेस हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ फिजिकल एविडेंसेस, लेकिन क्राइम से रिलेटेड हमको कौन से फिजिकल एविडेंस की ज़रूरत है टू प्रूव और डिसप्रूव एनी इवेंट। तो वो फिजिकल एविडेंस को हम देखते थे और उसके आधार के ऊपर हम रिकंस्ट्रक्शन करते थे। आई वाज डूइंग रिकंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एविडेंस फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम to prove whether the said story or FIR is correct or not. So this was the thing, and I was having a passion कि मुझे नहीं लगता है कि विज्ञान के तरीके से अगर हम चलते हैं तो कोई भी क्राइम क्रैक ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये मेरा अपना मानना है। So, हम फॉरेंसिक की मदद से किसी भी क्राइम को कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, वी कैन सॉल्व दैट। यस। सो अब शायद हमारी ऑडियंस ये समझ पाए कि आपने किस तरह से ये 100% एफिशिएंसी हासिल की है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर पैशन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। Yes, that I used to say that common sense is not common so in common men. Yeah. That is true. सो अब शायद हम ये समझ पाएंगे कि इस करियर में आपको किन किन चीज़ों ने हेल्प की है, एंड आज कोई भी रिसर्च या केस स्टडी बिना आपकी एडवाइस के अधूरी है। दैट वी कैन सी एट द टाइम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस ऑल्सो सर, एंड यू सेड दैट इट वॉज अ suicide just by looking at pictures sir. So we want to know about that case because it was always been a sensational case. Can you please explain sir कि वो murder ना होके suicide कैसे था? How you explain it so easily sir? Actually, may I used to say when I'm delivering lectures in the university or to the police officers, जी vision is the art of seeing things invisible. एक देखने की कला जो है, जी देखते आप भी हो, देखता मैं भी हूँ, बस निगाह का फ़र्क है। हाँ, तो वो निगाह यानी मैं थोड़े में बहुत कुछ देखने की आदत मुझे पड़ गई है, या यूँ कहें कि इतने सारे क्राइम सीन देखने के बाद। और मेरा शुरुआत ऐसी रहा कि अगर कोई मैंने मर्डर देखा तो रास्ते में सोचता था इसको कैसे क्रैक करना है। पहले तो वहीं क्राइम सीन पे ही कोशिश करता था, फिर रास्ते में सोचता था, फिर अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वापस आए तो मन में लगता था कुछ छूट गया। 30-40 किलोमीटर वापस जंगल में जाता था, फिर वहाँ देखता था भले वो मिले या ना मिले, लेकिन एक मन में जो अशांति सी बनी रहती थी वो नहीं रहेगी। फिर रात में भी सोचता था इसको कैसे क्रैक करेंगे। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ when I started my career in crime scene investigation in Bhopal, the founder director of Medical Legal Institute, Professor Hiresh Chandra. So I had opportunity to work with him, and then Dr. D.K. Satpathy and all. So we used to inspect scene of crime at times. He was also accompanying at the scene of crime. तो यहाँ से कुछ मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स भी समझ में आने लगे। फॉरेंसिक तो मैंने पढ़ा ही हुआ था और रीजनिंग के साथ काम करता था, क्योंकि इन माय ओपिनियन एनी मर्डर मिस्ट्री और एनी क्राइम की जो भी मिस्ट्री होती है, इट इज़ जस्ट अ लॉक एंड द की इज़ लाइंग एट द सीन ऑफ क्राइम। तो होशियार आदमी वो है कि वो चाबी उठा के ताला खोल दे। तो वो चाबी की तलाश जो है करना शुरू कर दी और इस तरीके से क्राइम क्रैक होते रहे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और अब चूँकि इतना केसेस देखे हैं मैंने कि हैंगिंग के अगर मैं कहूँ तो 800 800-900 केवल हैंगिंग देखी होंगी मैंने। तो इनिशियली बहुत टाइम लगता था कि एक घंटा लगता था एक केस देखने में। धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगी तो टाइम कम होता गया कि एंटीमॉर्टम हैंगिंग क्या होती है, पोस्टमार्टम हैंगिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें सीखते सीखते फिर अब स्थिति ये आ गई बाद में तो कि 15-20 मिनट में बाहर आके बता देता हूँ कि इसको मार के टंगा है या खुद टंगा है। तो वो चाबी मिल गई है। तो वो चाबी एक तरीके से मिल गई है। तो सुशांत सिंह के केस में भी जो आपने बात करी तो उसमें भी यही था कि देखा मैंने भी वही जो आपने देखा। चूँकि
मैंने बहुत केसेस देखे थे, इसलिए मीडिया हाउसेस ने कई बार मेरे इंटरव्यूज़ लिए, डिफरेंट केसेस में लिए। कई केसेस में मनसुख हरेन में लिया, इसमें हाथरस केस में लिया, इस तरीके से काफ़ी केसेस में उससे पूछा गया। तो एक्चुअली जो बेसिक चीज़ होती है उसी के ऊपर मैंने बात की, ख़ास तौर से सुशांत सिंह के केस में भी, कि उसके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, उसकी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी आदमी को अगर कोई ओवर पावर करेगा तो वो रिटेलिएट तो करेगा, डिफेंस तो करेगा। तो डिफेंस में और इस तरीके के मारा पीटी में, क्योंकि इन माय ओपिनियन जो क्लॉथ होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, दैट इज़ द फर्स्ट स्किन ऑफ द बॉडी, एंड उसके कपड़ों पे भी कोई टीयरिंग इफेक्ट नहीं थे, बॉडी में भी कोई इंजरीज नहीं थी। गले के ऊपर जो निशान था दैट वाज आल्सो एंटीमॉर्टम इन नेचर, बिकॉज इतना काम करने में, और फॉर्चुनेटली डॉक्टर सतपति, डॉक्टर हीरेश के साथ काम करने में, I can very well understand what is antemortem ligature mark, what is postmortem ligature mark. Mostly मोटे तौर पे मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर आपके हाथ को मैं अगर कस के दबाता हूँ, और तो ऑब्वियसली वहाँ जो चूँकि हार्ट का काम है ब्लड को प्रेशर के साथ में हर ऑर्गन में फेंकना जी, तो जब यहाँ पर कंप्रेशन होगा तो वो जो है वहाँ की जो कैपिलरीज हैं और जो वेन हैं वो सारी जो है एक तरीके से दब जाएगी, तो निशान पड़ेगा, और फिर उसको रिपेयर में, चूँकि बॉडी में अपने आप रिपेयर का प्रोसेस होता है। कोई चीज़ अगर आपको चोट लग गई है, फॉर एग्जांपल अपने को कोई कट लगता है तो ब्लड बाहर आता है, फिर ब्लड जो है उसमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होता है, तो क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होता है तो थक्का जम जाता है, थोड़े समय बाद जो है पपड़ी बन जाती है, उसको नाखून से हटा देते हैं। तो ऐसे जो मार्क दिखते हैं, खास तौर से एंटीमॉर्टम इंजरीज जो होती हैं, वो बड़ा क्लियरली हमको समझ में आता है। तो इन सुशांत सिंह केस द लिगेचर मार्क विच वाज देयर ऑन द नेक, इट वाज एंटीमॉर्टम इन नेचर। ही वाज नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल इंजरी, कि ब्रूज हो, कंट्यूजन हो, इस तरीके की कुछ भी चीज़ें नहीं थी। फिर उसका कुछ चीज़ें जो एक्सटर्नल सिम्टम्स एस्फिक्शियल डेथ के होते हैं। एस्फिक्शिया मीन्स व्हेनेवर द डेथ इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द लंग्स, दैट इज स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, ड्राउनिंग, स्मूदरिंग एक्सेट्रा, हैंगिंग। तो इसमें जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं मोस्टली एक से होते हैं। सो द पिक्चर ऑफ द डिसीज्ड और सुशांत सिंह, that was suggestive that it is a case of asphyxial death, or I opined that it was a case of partial hanging, क्योंकि बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं लोगों के, आम आदमी तो ये सोचते ही है कि पैर जमीन पे लगे हैं, घुटने मुड़े हुए हैं जी, तो आदमी को मार के टांग दिया। बिल्कुल। तो बेसिक चीज़ ये है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी को ऐसा करना भी होगा तो उसको पूरा क्यों नहीं लटकाएगा, वो ऐसा डाउट क्यों छोड़ेगा। लेकिन पार्शियल हैंगिंग क्या होती है ये लोगों की समझ में कम आता है। So hanging cases आपने solve किया and you have cleared all our doubt about hanging. Can you explain the types of hanging, sir? Type देखिए, mostly there are two type of hanging. That is, one is complete hanging and other is partial hanging. In complete hanging, if at all the body is in air, वो चाहे 1 मिलीमीटर हवा में हो फ्लोर से, तो चाहे 10 फीट ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उसका कोई भी बॉडी पार्ट ऐसी जगह पे रेस्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पैर हवा में हैं लेकिन मेरे हाथ की कोहनी स्टेबल के ऊपर लगी हुई है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ माई बॉडी वेट दैट इज ट्रांसफरिंग थ्रू दिस टेबल, तो दिस वुड बी ए पार्शियल हैंगिंग। इफ द एंटायर बॉडी इज इन एयर, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट हैंगिंग। पैर जमीन पे लगे हैं, घुटने मुड़े हुए हैं। एक माता जी ने तो ज़मीन के ऊपर चारपाई पे बांध के फंदा और खिसक के लेट के मर गई, लेटी। यस, केवल बिकॉज दी वॉट एवर वी डू, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दिस इज ऑल गवर्न्ड बाय द ब्रेन। तो ये कई लोग जो बोलते हैं ना कि ये दिल का अच्छा है, दिल पे मत लेना, दिल से प्यार करता है, इट इज ऑल रबिश एंड एब्सर्ड। बिकॉज हार्ट का सिर्फ इट इज अ पंप इन द बॉडी,
It is throwing the blood in the entire body parts. And whatever you do, it is governed by the brain. उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इससे प्यार की बात करो या इससे गुस्से की बात करो. It is all governed by the brain. And even the heartbeat, that is also governed by the brain. If you see a horror movie or ऐसा कुछ ब्लड एंड वीपन से रिलेटेड कोई ऐसा बॉडी देखते हैं तो दिमाग में पहले जाता है, फिर उससे जो है हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती है. सो हार्ट इज़ नॉट, उसका कोई सोचने का करने का काम नहीं. तो जब यहाँ पर कंप्रेशन होता है नेक के ऊपर 3-3.5 किलो का, देन दी सेंसेस आर नॉट गोइंग टू द ब्रेन एंड सेंसेस आर नॉट कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. तो एक तरीके से जैसे पैरालाइज हो जाता है उस तरीके से हो जाता है. अगर आपने कोई देखा होगा टाइगर को जो है, उसको लॉइन को, टाइगर को, कोई भी बड़े से बड़े जानवर को जब वो पकड़ता है तो जब तक गर्दन नहीं पकड़ता तब तक उसको मार नहीं सकता, क्योंकि जब गर्दन पकड़ लेता है तो सेंसेस उसके ख़त्म हो जाते हैं. इसलिए वो बड़े से बड़ा बायसन हो या कोई भी हो, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है टू कैच द नेक. तो नेक इज़ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट. एंड आई यूज्ड टू से कि व्हेनेवर कोई माँ अपने न्यूबॉर्न बेबी को किसी को देती है तो हमेशा ये बोलती है कि देखो गर्दन संभाल के. So neck is the most delicate part, and all the senses, they are coming from the brain to the other body parts. So it's amazing, sir. You have cleared all our doubts, and आपने तो शायद एक थ्योरी ही चेंज कर दी कि हमारे लिए सुसाइड का मतलब होता है कि आपके पैर जमीन पे नहीं होने चाहिए. एंड आपने ये बताया कि हैंगिंग लेट के भी की जा सकती है. सर, आपके किसी इंटरव्यू में या आपके किसी सेमिनार में मैंने आपको एक केस के बारे में बताते हुए सुना था कि एक लेडी ने अपने बच्चे के झूले के साथ हैंगिंग की थी. सर, कैन यू एक्सप्लेन दैट सर? एक्चुअली क्या था कि एक डबल बेड था और उस डबल बेड पे एक लेडी की, यंग लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी. और उसका हस्बैंड ही हैड गॉन टू सम अदर प्लेस, हाई कोर्ट में कहीं, वो ही वाज ओएसडी, तो ऑफिशियली ही हैड गॉन, ही वाज आउट ऑफ द टाउन. तो छोटे बच्चे को झूले के लिए उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल के ऊपर 2 रस्सियाँ लगाई थी. बीच में उसने कुछ गद्दी जैसा बना के, जैसे नॉर्मली देहातों में हम देखते हैं कि बच्चे को झुलाने के लिए इस तरीके का एक झूला बनाया जाता है, बच्चे को लिटा देते हैं और झुला देते हैं. तो बॉडी जो थी दैट वाज लाइंग ऑन द डबल बेड एंड द लेडी वाज यंग. घर में से कुछ गया नहीं था, सो एवरीबॉडी वाज हैविंग दिस डाउट कि सेक्सुअली असॉल्ट किया है ये यंग लेडी को किसी ने, और गला घोट के मार दिया एज द लिगेचर मार्क दैट वाज प्रोमिनेंट ऑन द नेक. तो मेरा ये मानना था कि सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने बताया, कि जो फर्स्ट कवरिंग ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी, दैट इज क्लॉथ. क्लॉथ के ऊपर कोई टीयरिंग इफेक्ट नहीं था. वो सलवार कुर्ता पहनी थी, उसका नाड़ा वगैरह इंटेक्ट था, बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी. द ओनली इंजरी आई कुड सी कि उसके गर्दन के ऊपर डबल लिगेचर मार्क था. तो डबल लिगेचर मार्क था, तो ये डबल लिगेचर मार्क कैसे आएगा? लोगों का ये मानना था कि सेक्सुअली इसको असॉल्ट किया है और गला घोंट के मार दिया. तो उसके जो कुछ बेसिक चीज़ होती हैं, जो मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज कॉमन सेंस ही साइंस है. उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थीं, वो सब इंटेक्ट थीं, कोई टूटी नहीं थी. उसके गले में मंगलसूत्र था, माथे पे बिंदी थी, ये सारा कुछ इंटेक्ट था. घर में जो भी सामान कमरे में रखा था, कुछ ऐसा सामान था कि अगर जरा सा भी, कुछ थोड़ा सा भी धक्का लगे तो गिर जाना चाहिए. एवरीथिंग वाज वेल प्लेस्ड. तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ झूमा झटकी हुई है या कोई ऐसी चीज़ हुई है. तो एक्चुअली मुझे ये प्रूफ करना था कि इट इज़ अ केस ऑफ पार्शियल हिंगिंग, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि जो एविडेंस वहाँ पर थे, दे वर सजेस्टिव कि इसने घुटने के बल बैठ के डबल बेड के ऊपर ये जो रस्सी थी बच्चे के झूले की, वो गर्दन में फंसाई और उसको 1-2 ट्विस्ट दिए होंगे, और जब वो बॉडी
छटपटाई कि 3-3.5 किलो का जब वेट होता है तो वो छटपटाई, तो उससे वो जो रस्सी की जो जो इंसर्कल किया हुआ था, या अलवट्टा बोलते हैं या जो भी व्हाटएवर, वो खुल गया और वो बेड के ऊपर आके गिर गई एंड शी डाइड। बट इस बात को मैं किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर सकता था कोर्ट ऑफ लॉ में। इमीडिएटली आई हैड अ थॉट कि लोकार्ट का प्रिंसिपल, दैट इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस, सो आई हैड अ थॉट कि इफ एट ऑल डबल लिगेचर मार्क इज देयर ऑन द नेक और रोप से अगर इसका कांटेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली इसके लिगेचर मार्क के ऊपर उस रोप का फाइबर होना चाहिए। तो व्हाट आई डिड, वो इट वाज इनोवेटिव आइडिया एट द सीन ऑफ क्राइम, एक्चुअली नोबडी इज डूइंग लाइक दिस। तो आई कॉल्ड पुलिस ऑफिसर एंड आस्क्ड हिम कि मुझे चौड़ा वाला सेलो टेप ला के दें। 5-10 रुपये का आता था शायद, वो सेलो टेप लेके आए, कोई कांस्टेबल लेके आया, उसके गर्दन पे लगाया, मैंने लिगेचर मार्क के ऊपर उसको उठा लिया और उसको उसी से सील कर दिया, एक स्लाइड जैसा बना लिया। एक फिर जो रस्सी थी, नायलॉन रोप थी जिसका झूला बना हुआ था, उसके ऊपर लगाया, उसको भी उसी तरीके से सील कर दिया। दैट टाइम वी वर हैविंग प्रोस्कोप एक डिवाइस थी जो कंप्यूटर से, लैपटॉप से अटैच हो जाती है और आप उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके कोई चीज़ देख सकते हो। जब उसमें देखा तो उसके जो लिगेचर मार्क था, ऑफ कोर्स इट वाज एंटीमॉर्टम इन नेचर, तो उसमें वो जो फाइबर था रोप का, दैट वाज देयर ऑन दिस स्किन। सो देन आई कैन प्रूव इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ कि हाउ दिस फाइबर हैज कम टू दिस ligature mark. So it was examined in the lab in higher magnification and it was proved. So it was a case of suicide or partial hanging. Amazing, sir. Prove how you use common sense. And कितना complicated case आपने कितना ही easily solve कर दिया है. So you have cleared all our doubts, sir, कि hanging, partial hanging, complete hanging कैसे होते हैं. We are very grateful for your time, sir. It's my pleasure, always my pleasure. Thank you, sir, for your time. So हमने देखा कि किस तरह से सर ने इस फील्ड को पैशन से चुना एंड 38 इयर्स पैशन से काम करने के बाद हमारे फॉरेंसिक्स के अंदर कितनी लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशंस की हैं एंड दिस विल प्रूव कि कोई भी क्राइम सीन 100% सॉल्व किए बगैर नहीं छूट सकता. वी कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लिकेटेड क्राइम सीन्स. सो दिस वाज आवर मीटिंग विद डॉक्टर हर्ष शर्मा एंड विल ब्रिंग यू विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग story and another very interesting investigation. Till then, stay connected, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.